नमस्कार, सुपरफास्ट अपने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादेश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। झारखंड की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हलचल मचा रखी है। चंपई सोरेन अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के खिलाफ हो गए हैं और अब उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर रास्ते में कोई साथी मिला तो हाथ मिलाकर। पिंटू हम हटा ले क्या बता रहे? हम हटा ले क्या, हम छोड़ दें? जो हम अध्याय शुरू किया है हर दिन भी हमारा चेप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करेंगे आगे। मोबाइल मधु समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। सर नई पार्टी बनाते तो समय बहुत कम है। उससे आपका क्या परेशान है? आपका क्या परेशान है? विधानसभा चुनाव से नहीं, आपका क्या परेशान है? वही बोल रहे हैं कि नहीं, आपका क्या परेशान है? खाली कुछ नहीं है, बस ये। जब हमारा एक दिन का आने में यहाँ पर 30-40 हजार कार्यकर्ता आ गया, हाँ वही। तो आपको क्या परेशान है आप लोग का? जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में आज भी 30-40 हजार कार्यकर्ता। तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ? इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी कर सकते हैं। दादा कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएंगे? 4 दिन से दिल्ली में थे, कंटिन्यू। और लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था कि दादा कैसा है, पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी मेरा से प्रेम पट रहा है। क्या था पूरा। सब लोग आपको बताया कि बेटी के पास गए हैं, उसके बाद बाकी सबको समझा दिया। यार आपको 4 दिन का अभी तो पता नहीं, आपको तो पता नहीं, आपको अलग से क्यों देंगे? इसलिए कहा 4 दिन में हमारा बेटी है, हमारा पोता है, वो लोग के साथ सरकार में बने रहेंगे ना? अभी फिलहाल सरकार में आप मंत्री बने रहेंगे। अरे हमने बोल दिया था नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। इस्तीफा देंगे? दादा नहीं नया अध्याय करेगा तो कहीं ना एक जगह न रहेंगे, 2 जगह रहेंगे क्या? मेरा प्रेम मेरे को नहीं दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है। दादा जन समर्थन को क्या कहेंगे? जन समर्थन ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। दादा आप तो अब इस्तीफा देंगे क्या? मंत्री से कब दीजिएगा? अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना आपको। ठीक है, चलिए। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मैदान गड्डी छतरपुर में स्कूल में नए एकेडमी ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने आगे कहा कि जिस मैदान गड्डी गांव में सड़क बनाने तक की जगह नहीं है, वहां केजरीवाल सरकार ने शानदार 4 मंजिला स्कूल बनाया है। कुछ साल पहले यहां टूटी हुई टीन के कमरे में स्कूल चलता था। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ दिल पर पत्थर रख कर भेजते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज मैदान गड्डी और उसके आसपास के बच्चे यहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त। स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के माता पिता से भी, यहाँ के पार्षद मैडम से भी मुझे उद्घाटन के लिए बहुत दबाव आ रहा था कि आइए इसका उद्घाटन करना है, इसका उद्घाटन करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जी एक स्कूल बिल्डिंग की तो है, यहाँ पे सब इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आना है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे उद्घाटन के लिए आई हूँ, जब गांव की सकरी गली से घूम घूम के स्कूल के कॉम्प्लेक्स तक पहुँची हूँ, तब मुझे समझ में आया है ये स्कूल बिल्डिंग इतनी ज़रूरी क्यों थी कि मैदान गढ़ी गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहां पर स्कूल तो छोड़िए, सड़क बनाने तक की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस सड़क से मैं आई यहाँ पे आखिरी 1.5-2 किलोमीटर जहाँ से मेरी गाड़ी चल रही थी, कि अगर सामने से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाती, दोनों गाड़ियाँ पार नहीं कर पाती। एक ऐसे गांव में जहाँ पर जगह की इतनी कमी रही, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर इतना प्रेशर रहा, आज मुझे यहाँ पर आकर समझ में आया है कि ये एक स्कूल बिल्डिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये जो शिक्षा क्रांति आज मैदान गढ़ी गांव तक पहुंची है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को
चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। दिल्ली की हाथ की लकीर बदलने वाला मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली वालों का भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और हमारे बच्चों की हाथ की लकीर उस एक आदमी ने बदल डाली। सबसे पहला कदम जो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के बजट को दुगुना कर दिया। दिल्ली पूरे देश में इकलौता राज्य बना जो अपना 1/4 बजट 25% बजट शिक्षा पे लगाता है और आज भी पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो 10 साल बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, हमारे इन बच्चों को अच्छा भविष्य देने पे लगाता है। ये जो बिल्डिंगें बनी, आज ये बिल्डिंग तो हम मैदानगढ़ी में देख रहे हैं, पर दिल्ली के इतने ऐसे हिस्से हैं जहां पर क्लासरूम की कमी थी, जहां पे बिल्डिंग टूटी फूटी थी, जहां पे टीन टप्पर में हमारे बच्चे पढ़ते थे। 1947 यानी जब से देश आजाद हुआ तब से लेके 2015 तक 2015 तक पूरी दिल्ली में 24,000 क्लासरूम बने दिल्ली के बच्चों के लिए। लेकिन 2015 से आज तक सिर्फ 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 22,000 क्लासरूम दिल्ली के बच्चों के लिए बना दिए। जितना आजादी के 65 साल में काम हुआ, उतना अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। यहां पे नरेश जी बता रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा में ही 14 नई स्कूल की बिल्डिंग पिछले 10 साल में तैयार हुई है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैकेनिक नहीं बन रहे हैं, वो आज डॉक्टर बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, वो बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी बन रहे हैं। हर साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट का एग्जाम पास करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में लगभग 40 इंस्टीट्यूट के अलग अलग लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में 2019 की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को अपग्रेड किया। दिल्ली के अंदर 2019 में दिल्ली की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का निर्माण किया गया था, लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद तेजी के साथ उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 2019 की पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए 2 साल पहले प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी। उसके लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एक कोर ग्रुप बनाया गया दिल्ली के अंदर, जिसमें सेवरल्स अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट की गई। कोर ग्रुप द्वारा जो प्रस्ताव आया उसको फाइनल करने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। उस स्टीयरिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी क्लाइमेट चेंज का दिल्ली के लिए उन्होंने प्रपोज किया। आज दिल्ली के अंदर उस ड्राफ्ट पॉलिसी पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ ये राउंड टेबल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें
लगभग 40 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें खास तौर से जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, केंद्र की सरकार ने जर्मन टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप GIZ के साथ जो है मिल करके ये पूरे देश में पॉलिसी बनाने का काम चल रहा है। दिल्ली में भी इस ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया और उसके आधार पर ड्राफ्ट पॉलिसी बनी। जो ये 40 अलग अलग इंपॉर्टेंस ग्रुप हैं, उनकी लिस्ट हम आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें खास तौर से जैसे IIT दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एनर्जी एंड रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट टेरी, उसी तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, उन सारों ने आज पार्टिसिपेट किया है। खास तौर से जो पूरी पॉलिसी है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें 7 सेक्टर्स को फोकस करके डेवलप की गई है, जिसमें पहला है एनर्जी, ऊर्जा और जो बिजली का क्षेत्र है कि उससे कैसे क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे कंट्रोल किया जाए उसका जो इम्पैक्ट है। उसके अलावा शहरी नियोजन, खासतौर से जो कूड़ा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन है, उसका जो इम्पैक्ट है। तीसरा जो है वाटर, जल प्रबंधन को लेकर के, जो जल के संसाधन है उसको लेकर के इस पे फोकस किया गया है पॉलिसी में। चौथा जो है फॉरेस्ट को लेकर के, जो ग्रीन बेल्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर के फोकस है। पांचवा जो इस पॉलिसी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट, परिवहन को लेकर के, कि उसको कैसे जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पूरे क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। छठा जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर के है। और 7 जो पॉइंट है कि हेल्थ, स्वास्थ्य पे कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा जो सोर्स है उसका जो मनुष्य के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, अलग अलग जीव जंतुओं पे हो रहा है वो हेल्थ को। तो 7 पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है एरिया चिन्हित किया गया है इस पॉलिसी में, और उसके आधार पर इस पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड में शांति का संदेश दिया। पोलैंड के वार्शो में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता की खातिर दुनिया में शांति और बातचीत की वकालत की। हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी
हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। यानी पोलैंड ने पूरे मन से हमारे बच्चों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज भी जब मैं यूक्रेन से लौटे बच्चों से मिलता हूं तो वे पोलैंड के लोगों की और आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। और इसलिए आज मैं यहां 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का, पोलैंड के लोगों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा कि बाबूजी को श्रद्धांजलि न देने वाले अपराधी के मरने पर फातिहा पढ़ने चले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह में जन्म से ही संघर्ष का जज्बा था। पहले किसान, फिर शिक्षक, स्वयं सेवक से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। वे विधायक, सांसद, मंत्री भी रहे। आपातकाल में आपको बांटने का काम कर रहे हैं। इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ,
यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज ये परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो इनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर जनता में आक्रोश में थी कि इसी बीच महाराष्ट्र से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बदलापुर के इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राहुल ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुस्साई भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। एफआईआर दर्ज कराने आए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। भीड़ द्वारा किए गए इस पथराव में थाना इंचार्ज सहित 3 सिपाही घायल हो गए। भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ भी की। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग महंत रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज कराने आए थे, जहां पुलिस और लोगों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र होकर पथराव कर दिया। घटना में टीआई अरविंद कुजूर एवं 3 सिपाही घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी के छतरपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करते थाने का घेराव और एफआईआर करने पहुंचे थे। इसके बाद भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए पथराव कर दिया। पथराव होते ही पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए थाने के बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ हुई घिनौनी वारदात के बाद महाराष्ट्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। इस घटना के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से बुलाई गई बैठक में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक इस बंद में सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां शामिल होने वाली हैं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि विपक्ष ने एक और नियुक्ति के नोटिफिकेशन पर सरकार को घेर लिया है। मामला कृषि वैज्ञानिक भर्ती मामले में आरक्षण न देने से जुड़ा है। मामले पर पहले नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आवाज उठाई थी। अब अखिलेश यादव ने भी कृषि वैज्ञानिक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर चंद्रशेखर के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव ने नगीना सांसद के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को ये बताना चाहिए कि वो इस विज्ञापन को अब कब वापस लें। मंगलवार को हिजबुल्लाह के डिपो पर इजराइल ने जमकर बम बरसाए, जिसका बदला उसने तुरंत लेते हुए उसने उसी दिन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 50 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर से दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सायरन की आवाजों के बीच लोग डरे और सहमे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका द्वारा सीज़फायर की तमाम कोशिशों के बीच इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सीडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।